हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 7 यानी कि भारत में नव जागरण काल, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो एक एक करके जैसे हमारे उस समय बहुत से समाज सुधारक हुए थे, उनके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब जानते हैं ज्योतिबा फूले, रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन सब के बारे में हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो आपका कई पार्ट में होने वाला है, तो आप लोग सभी पार्ट को देखेंगे और उनके बारे में उस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट होगा उसमें हम इस चैप्टर के जो प्रश्न अभ्यास है उसको कराएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब से कोई 150 वर्ष पहले भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। स्त्रियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जिन लोगों ने जीवन भर अनथक प्रयास किए, उनमें राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि कर्वे और पंडिता रमाबाई प्रमुख हैं। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल सन 1858 को कर्नाटक के गंगमूल के जंगलों में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री ने समाज के विरोध की परवाह न करके अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति और घर-बार छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। वो अपने परिवार को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। तीर्थ स्थानों में कथा वार्ता से गुजारा चलता था। कभी-कभी तो कई दिनों तक भूखे रहने की भी नौबत आ जाती। रमाबाई अभी 19-20 वर्ष की ही थीं कि भूख, गरीबी और बीमारी से उनके माता-पिता और बड़ी बहन चल बसे। बड़े भाई श्रीनिवास के साथ इधर-उधर घूमते हुए रमाबाई कलकत्ता पहुंची। क्या कहते हो शास्त्री जी? 20 वर्ष की लड़की और संस्कृत की पंडिता? जी हाँ महामहोपाध्याय जी, इनके पिता श्री अनंत शास्त्री संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। बड़ी सरस कथा कहते थे। सुना है स्वयं रमाबाई को भी पूरा भागवत पुराण कंठस्थ है। अच्छा, तब तो हम भी ऐसी विदुषी कन्या से अवश्य मिलना चाहेंगे। हाँ हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, परसों की सभा में उन्हें भी निमंत्रित कर लेते हैं। सभी पंडितों के सामने परीक्षा भी हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनो सुनो सुनो, आगे क्या कहती हैं? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। रमाबाई, भागवत पुराण कंठस्थ करके उसका वाचन करना कौन बड़ी बात है? हाँ, अगर इसका अर्थ तो लीजिए, इसका अर्थ भी स्पष्ट किए देती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि के आरंभ में मैं ही था और मेरे अतिरिक्त न कहीं कोई सत था न असत। बाद में भी मैं ही हूँ और इस सृष्टि के अंत में जो बचा रहता है वो भी मैं ही हूँ। इसीलिए तो कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्य है बेटी, धन्य है। इतनी कम आयु में ऐसा पांडित्य, शास्त्र पुराण का ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसा शुद्ध उच्चारण। तुम तो साक्षात सरस्वती की अवतार हो बेटी। नाहं सरस्वती साक्षात् मन्यध्वे माम न शारदाम किंतु तस्या सभा मध्ये एकाहम परिचारिका। सुना आप लोगों ने? कैसी प्रत्युत्पन्न मति है।
तत्काल श्लोक रचना कर लेती है और उस पर विनम्रता ऐसी कि अपने आप को सरस्वती की सभा की एक परिचारिका, दासी मात्र कह रही हैं। अब तो मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि इन पर सचमुच मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। क्यों शास्त्री जी? हाँ, महामहोपाध्याय जी ठीक कह रहे हैं। हम लोगों ने हर तरह से इनकी परीक्षा लेकर देख लिया है। ये संस्कृत की पंडिता हैं। तो फिर ठीक है, मैं इस विद्वत समाज की ओर से घोषणा करता हूं कि रमाबाई को पंडिता एवं सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया जाए। साधुवाद पंडिता रमाबाई सरस्वती। ये तो आपकी उदारता है महामहोपाध्याय जी। कलकत्ता के प्रगतिशील समाज के बहुत से युवक पंडिता रमाबाई से विवाह करने के इच्छुक थे। रमाबाई ने एक पढ़े लिखे बंगाली युवक बिपिन बिहारी मेधावी से विवाह करने का निश्चय किया। दोनों की जाति एक नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने इस विवाह का विरोध भी किया, लेकिन बिपिन बाबू और रमाबाई ने इस विरोध की परवाह न करते हुए न्यायालय में जाकर सिविल विवाह कर लिया। विवाह के बाद वो लोग सिलचर में रहने लगे। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से मनोरमा रखा। किंतु रमाबाई के जीवन में सुख शांति का यह समय बहुत थोड़े ही दिन रहा। मामूली सी बीमारी के बाद बिपिन बिहारी की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिलचर में रमाबाई का मन नहीं लगा। वो अपनी नन्ही बच्ची को लेकर पूना आ गईं। यहां स्त्री शिक्षा के समर्थक और समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे और उनकी पत्नी रमाबाई रानडे से उनका अच्छा परिचय हो गया। वो कभी-कभी शास्त्र चर्चा करती थीं और स्त्रियों में जागरूकता लाने का प्रयास करती थीं। तभी एक दिन, बाई, बाई, मुझे बचा लो बाई, मुझे बचा लो। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, अंदर आ जाओ। आओ, यहाँ बैठ जाओ। लो, ये पानी पियो। अब बताओ क्या बात है? मेरा नाम ठक्कू है बाई, ठक्कू बाई। 2 दिन से भूखी प्यासी घूम रही हूँ कि कहीं कोई काम काज मिल जाए। काम तो मिला नहीं, पर एक दुष्ट आदमी मेरे पीछे पड़ गया। अब तुम ही बताओ बाई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे रे ठक्कू, रो नहीं। तुम्हारा क्या घर बार नहीं है? है क्यों नहीं, 2 घर हैं, मैं का भी और ससुराल भी। लेकिन मेरे लिए तो दोनों ही नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? और नहीं तो क्या कहूं बाई। मैके वाले कहते हैं हमने तुझे तेरे ससुराल वालों को दे दिया है, अब वही तेरा घर है। और ससुराल वाले? ससुराल वाले कहते हैं ये राक्षसी है, हमारे बेटे को खा गई। 8-9 साल की थी तभी माँ बाप ने मेरा ब्याह कर दिया। थोड़े दिनों में मेरा मर्द चल बसा। बस तभी से सब विधवा विधवा कहकर मेरा तिरस्कार करते हैं। अब तुम्हें बताओ भाई, मेरा इसमें क्या कसूर है? तो ये कौन कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर है? मेरी सास कहती है ना, सबसे कहती है कि ये मनहूस है। एक दिन मेरे हाथ से घड़ा गिरकर फूट गया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो तुम अपने पिता के यहाँ क्यों नहीं चली गई? गई थी भाई, पर वहां भाई हैं, भाभी है ना, वो मुझे रखना नहीं चाहते। विधवा हूं ना, कौन मुझे अपने घर में रखेगा, कौन अपना शगुन बिगाड़ेगा? अरे वाह, ये भी कोई बात है। शगुन अपशगुन के चक्कर में पड़कर कोई कैसे एक जीते जागते मनुष्य को इस तरह सड़कों पर बेसहारा भटकने के लिए छोड़ सकता है? आपने कुछ कहा भाई? हाँ हाँ ठक्कू, मैं ये कह रही थी कि मेरी एक छोटी बच्ची है, मुझे उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हारी जैसी एक लड़की की जरूरत है। क्या तुम मेरे पास रहोगी? भाई, तुम मुझे अपने घर में रहने को कह रही हो, मुझे नौकरी दे रही हो? हाँ ठक्कू, मैं तुम्हें अपने यहाँ रहने को कह रही हूँ, पर तुम यहाँ नौकर की तरह नहीं, मेरी छोटी बहन की तरह रहोगी। ओ दीदी, दीदी।
ठकुबाई की घटना ने रमाबाई को विधवाओं की दीनदशा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। देश में ठकु जैसी असंख्य विधवा लड़कियां थीं। रमाबाई ने निश्चय किया कि वो यथाशक्ति इन लड़कियों की मदद करेंगी, उन्हें पढ़ा लिखाकर कोई कामकाज सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाएंगी। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाकर प्रशिक्षण लेने का निश्चय किया। उनके इस निर्णय का भी घोर विरोध हुआ, पर रमाबाई तो जीवन भर अपनी राह स्वयं खोजती आई थीं। वो इंग्लैंड गईं और वहां के एक कॉलेज में संस्कृत की प्राध्यापिका हो गईं। इसके साथ-साथ वो आधुनिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई भी करती रहीं। इस बीच उन्होंने ईसाई धर्म और दर्शन को निकट से जाना। ईसा मसीह की करुणा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वो ईसाई धर्म में दीक्षित हो गईं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारतीय संस्कृति, खानपान और वेशभूषा को जीवन भर नहीं छोड़ा। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका भी गईं। वहां उन्होंने नई शिक्षा पद्धति का गहन अध्ययन किया। किंडरगार्टन प्रणाली की अंग्रेजी पुस्तकों के आधार पर मराठी पुस्तकें तैयार की, भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान दिए, पुस्तकें लिखीं। इससे जमा राशि उनके सपनों को साकार करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमेरिकी जनता से धन की अपील की। बोस्टन शहर में अमेरिकी रमाबाई संघ की स्थापना हुई और उससे प्राप्त धन से रमाबाई ने बंबई में विधवाओं के लिए शिक्षण संस्था शारदा सदन की स्थापना की। बाद में शारदा सदन को पुणे ले आया गया। तभी मध्य भारत में भीषण अकाल पड़ा। रमाबाई ठकुबाई के साथ रेल यात्रा कर रही थीं। अरे, आप यहाँ क्यों उतर रही हैं रमा दीदी? पता नहीं, मुझे कोई देवी प्रेरणा कह रही है कि मुझे यहाँ उतरना चाहिए। यहीं कहीं मेरे लिए कुछ काम है। हाँ हाँ दीदी, काम तो है ही। आपको याद नहीं, शारदा सदन के लिए रुपयों की कितनी सख्त जरूरत है। कितने दिनों से हमारी लड़कियां रूखा सूखा और वो भी आधा पेट खाकर ही गुजारा कर रही हैं। इसीलिए तो हम चंदा जमा करने निकली हैं। नहीं ठकु, मेरा मन कह रहा है कि यहाँ उससे भी बड़ी, उससे भी कहीं अधिक आवश्यक कोई बात है। चलो ठकु, जल्दी से सामान समेट लो, हम यहीं उतरेंगे। लेकिन दीदी, ओफो, ये तो उतर भी गई। लो, गाड़ी भी चली गई। अब ये गई कहाँ? दीदी, ओ रमा दीदी, हैं? ये किस अंग्रेज महिला से बात कर रही हैं? ओ, ये तो पूना वाली सिस्टर हैं। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते ठकु, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ सिस्टर, पर आप यहाँ कैसे? अरे, तुम लोगों ने सुना नहीं, मध्य भारत में कैसा जबरदस्त अकाल पड़ा है। खाने को अन्न का दाना नहीं है। लोग बाल बच्चों को छोड़कर भागे जा रहे हैं। हम लोग उन्हीं बूढ़ों, बच्चों और बीमारों की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरी अंतरात्मा मुझे खींच कर ले आई, क्योंकि मेरी लड़कियों के पास तो अभी एक समय का खाना है, लेकिन यहाँ ना जाने कितनी बच्चियां बिना खाए पिए दम तोड़ रही होंगी। सिस्टर, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? Yes, yes, why not? Of course, क्यों नहीं? सच पूछो तो मैं इस स्टेशन पर अगली ट्रेन के इंतजार में बैठी तुम्ही को याद कर रही थी। सोच रही थी कि यहाँ जिन लड़कियों,
और तो का कोई नाते रिश्तेदार नहीं होगा, उन्हें मैं तुम्हारे पास भेजने की इंतजाम करूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं खुद आपके साथ चलूंगी और उन्हें पुणे ले जाऊंगी। और दीदी, पैसों का क्या इंतजाम होगा? तू चिंता क्यों करती है ठकू? जिसने मुंह बनाया है उसने ये 2 हाथ भी तो दिए हैं। चलो चलो, लगता है ट्रेन आ गई। हाँ, चलिए ठकू, ये सामान उठा यहाँ से। हाँ, ये मैं ले लेती हूँ, वो वाला तो। हाँ जी। रमाबाई ने दूर दराज के गांवों में बैलगाड़ियों पर घूम घूम कर लगभग 200 औरतों बच्चों को मौत के मुंह से बचाया। इन लोगों के लिए शारदा सदन के पास मुक्ति सदन की स्थापना की। बाद में उन्होंने पतिताओं के लिए कृपा सदन भी खोला। सन 1900 तक इन तीनों संस्थाओं में मिलाकर लगभग 1500 स्त्रियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इस तरह रमाबाई के परिश्रम से बहुत सी स्त्रियों ने न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी कदम बढ़ाए। रमाबाई की अनुपम सेवाओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर हिंद के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक पंडिता रमाबाई अपने काम में जुटी रहीं। सन 1922 में जब उनका देहांत हुआ तो उन्हें वहीं उनकी कर्मभूमि मुक्ति सदन के प्रांगण में दफनाया गया। आज भारतीय नारी को समाज में जो सम्मान्य स्थान प्राप्त है, उसमें रमाबाई जैसे समर्पित लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।